सो हे चैम्प्स, कैसे हो सब लोग। कल हम लोगों ने सेट्स का पहला लेक्चर कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को बेसिक बातें समझ में आई हैं, है ना। प्रेजेंटेशन से लेके अगर आप देखो तो बिलोंग्स टू एटसेट्रा क्या होता है, ये सब कल आपने मेरे साथ देखा। इसी सिलसिले को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पर। और मैं हूं प्रणव, पढ़ाता हूं आप लोगों को मैथ्स एलआर स्टैट्स एट फाउंडेशन लेवल। दिसंबर 2023 की ये फ्री क्लास चल रही है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका आज है लेक्चर नंबर 2। जो भी नए बच्चे हैं लेक्चर 1 से ज्वाइन कर रहे हैं, इट इज रिकमेंडेड। शुरू से पढ़ोगे, अच्छे से फ्लो में पढ़ोगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं और कनेक्टेड चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो लेक्चर 1 पहले और उसके बाद ही लेक्चर 2 आप ज्वाइन करें। ठीक है भाई, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट एट एमसीए विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स एलआर स्टैट्स, इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाता हूं। तो चलिए भाई फटाफट हम लोग समझ लेते हैं शेड्यूल हमारा। स्टार्ट डेट 30 जून से हमने ये पूरा सीरीज चालू किया है और ये करीबन आपका 9 जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए। तो ये पूरा हमारा जो है शेड्यूल हमने बना के रखा हुआ, कितने कितने दिन किस किस टॉपिक में हमको लगने वाले हैं, जिसके साथ हमारा 10 लेक्चर में पूरा का पूरा सेट रिलेशन फंक्शंस हो जाएगा दी एंड। तो आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे जाकर भी हम लोगों को देख सकते हो फ्री में। अनअकैडमी के ऐप में कैसे क्लासेस होती हैं उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो फ्री में। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनलॉक कोड यूज करना है, CAPRANAV। ये हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है, जिसकी मदद से आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ जाना है इस लिंक में, उसके बाद यहाँ पर जाना है ये वाली शीट में, तो आपके सामने शीट ओपन होगी, उसको आप यूज करें। द बाहुबली सीए टीम फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पर बेस्ट टीम अक्रॉस द इंडिया। यू आर इन द सेफेस्ट एंड यू डोंट हैव टू वरी, बस मेहनत करते रहो। अब इंपॉर्टेंट बात भाई, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो मंजिल 2.0 बैच 12 जुलाई से चालू हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, आधा अधूरा पढ़ने की बजाय मंजिल बैच से आओ, एकदम शुरू से चालू करो। दिसंबर 2023 की आपकी जर्नी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये बैच 12 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस /आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीने का जरूर लीजिएगा भाई, और उसके बाद आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ये हमारा पास रिजल्ट है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया था इंडिया में, द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दिसंबर 22 और जून 23 में भी पेपर बहुत अच्छे गए, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो जब रिजल्ट आएगा तब आपको दिखाएंगे भाई क्या रिजल्ट आया। ठीक है जी, ये पास परफॉर्मेंस है भाई, जो मेरी क्लास से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। तो इंडिया का टॉपर जो हमारा रचित था, वो भी हमारी क्लास से ही पढ़ा हुआ था, 97 इन मैथ्स। और करीबन आप देख सकते हो 250 से ज्यादा लोगों के 60+ मार्क्स मैथ्स के अंदर ही आए हैं। तो चलिए यार अब शुरू करते हैं। आप भी इस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे साथ लग जाओ अच्छे से कॉन्सेप्ट के डीप में जाने के लिए, क्योंकि जितना कॉन्सेप्चुअली अपनी डेप्थ बढ़ाओगे, उतने कैसे भी क्वेश्चन बना ले इंसान आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, लेट्स बिगिन। चलिए सर, तो सेट्स टॉपिक हम लोगों ने चालू किया था, मीनिंग ऑफ सेट समझा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब समझा था। कोई भी कलेक्शन सेट नहीं होता, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर हमने हाउ टू डिनोट देखा था सर, तो कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। रही बात दिखाने की, तो सर डिस्क्रिप्टिव, ब्रेसेस या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, तीनों की काफी प्रैक्टिस करी हमने। डिस्क्रिप्टिव मतलब जब आप इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो। ब्रेसेस या रोस्टर फॉर्म का मतलब जब आप ऐसे लिस्ट वाले फॉर्म में लिखते हो। ध्यान रखिएगा कोई भी ब्रैकेट नहीं चलेगा। सेट्स को डिनोट करने के लिए कौन सा ब्रैकेट चलता है सर? ब्रेसेस, जिसे कि हम करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में। और सेट बिल्डर या अलजेब्रिक फॉर्म की बात करूं तो ये सिर्फ नंबर्स के लिए एप्लीकेबल, और इसके अंदर आप क्या करते हो, आप एलिमेंट को डायरेक्टली लिखने की बजाय उसको कोडेड फॉर्म में लिखते हो, x सच दैट x फॉलोज सम प्रॉपर्टी लाइक दैट। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये है सर हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने उसके साथ किए थे कल। इसके बाद आज मुझे आप लोगों को, अब हाँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट भी पढ़ा था, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हैं, तो आराम से समझ में आ जाता है सर। जिस सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो फाइनाइट, जिसमें गिनती ही नहीं है इनफाइनाइट, सिंपल। और सर उसके बाद आज हमें यहां से शुरू करना था बिलोंग्स टू। तो व्हाट इज दिस बिलोंग्स टू, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं सर, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। बिलोंग्स टू क्या है, कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझाता हूं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो देखिए, मान लेता हूं कि मेरे पास एक सेट है, सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6, 9 और 7। ठीक,
नाउ मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, लेट्स से कि मैंने एक एलिमेंट उठाया 5। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है 5, ये इस वाले सेट ए का मेंबर या उसका एलिमेंट या उस पर पाया जाता है? यस और नो में आंसर दीजिए। सर बिल्कुल पाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 इज एन एलिमेंट which is the part of this particular set. तो सर 5 belongs to A। इसी चीज को आप सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। इसको जो मैंने ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला जो साइन बनाया हुआ, दिस इज नॉट E, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब मैं वहां पाया जाता हूं। जैसे मैं मध्य प्रदेश के एक शहर डिंडोरी में रहता हूं, तो आई बिलोंग टू डिंडोरी, मैं वहां का हूं, मैं वहां का रहवासी हूं। उसी तरह ये एलिमेंट भी बोलेगा, अरे भैया मैं सेट ए को बिलोंग करता हूं। सिंपल, क्लियर है। तो ये जो आपने मेरे साथ यहां पर जो सिंबल देखा है सर, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको कहा जाता है एप्सिलॉन। दिस इज एप्सिलॉन का साइन। ई और इसमें फर्क है, ये ऐसे बनता है, समझ रहे हो? कर्व सी बनाया और बीच में लाइन खींच दी, लगता ई की तरह है, बट ई में तो हमारे पास बिल्कुल एजेस बनती है, यहां पर तो कर्व बनता है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन। और इसका मतलब इंटरप्रिटेशन होता है कि जो एलिमेंट के बाद आपने ये लगा दिया तो आप इस सेट में बिलोंग करते हो। अब देखो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 बिलोंग्स टू ए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप, क्योंकि सेट ए में 3 तो है ही नहीं, तो आप नहीं लिख सकते कि 3 बिलोंग्स टू ए। गुड आफ्टरनून जी, जितने लोग आ रहे हैं गुड आफ्टरनून। सर 3 जो है ए को बिलोंग करता ही नहीं है, तो फिर क्या करूं? कुछ नहीं, बिलोंग्स टू के साइन में ऐसे क्लैश कर दो, स्लैश कर दिया, तो इसका मतलब हो गया डू नॉट बिलोंग्स टू। तो ये जो साइन लगा है सर, ये बिलोंग का है, और ये जो साइन कहला गया डू नॉट बिलोंग का कहला गया। तो नॉर्मल सी तो बात है सर, इसमें क्या खास है? हाँ, इतनी सी बात है बस। सर इसका क्या यूज है, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये बिलोंग्स वर्ड का क्या यूज है। मेनली तो दिखाने के लिए कि भाई ये नंबर उसको बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसके अंदर आपके पास। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। देयर इज अ सेट A which contains the elements as 2, 5, 6, 9 and 8. There is another set, so that is set B. It contains numbers as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये बात सही है? हाँ सर, 2 ए में बिलोंग करता है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ बी। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। इस तरीके से अगर आप 5 को देख लो, 6 को देख लो, 9 को देख लो, 8 को देख लो, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो बी ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बी में भी कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैन आई से दैट A belongs to B? सर A के सारे एलिमेंट B में पाए जाते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं A belongs to B? टेल मी यस और नो, क्या लगता है आपको? ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा A belongs to B, व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? सारे बच्चे बोल रहे हैं यस, और सही जवाब है नो। हैं? क्या बोल रहे हो सर आप? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो सर, ये जो आप साइन यूज कर रहे हो ना बिलोंग्स का, ये जो आप बिलोंग्स का साइन यूज कर रहे हो, इसके पहले जो चीज लिखी होती है ना, वो हमेशा एक एलिमेंट होना चाहिए। इट शुड बी एन एलिमेंट। और बिलोंग्स टू के साइन के बाद जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहां पर जो लिखा हुआ है, इट शुड ऑलवेज बी अ सेट। तो ऑलवेज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमेशा एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग थोड़ी ना करता है।
वन एलिमेंट कैन बिलोंग टू अ सेट कैन नॉट बिलोंग टू अनदर सेट, क्योंकि ये जो बिलोंग टू वाली टर्म आई है ना, दिस इज ओनली फॉर द एलिमेंट्स, ये थोड़ी ना एलिमेंट्स है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट। इसलिए ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं लिखा जाता। तो मैंने जानबूझ के कोई गलत चीज लिखी है और आपको समझाने की कोशिश करी है कि व्हाई दिस इज रॉन्ग। सर ऑलवेज जो हम बिलोंग्स वर्ड का यूज करते हैं ना, इट इज ऑलवेज यूज फॉर एन एलिमेंट, कि भाई ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करता है या ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। आई कैन नेवर से दैट अ सेट बिलोंग्स टू अ सेट। ठीक है, तो सर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वो अगला टॉपिक है, लेकिन इसको बिलोंग्स टू नहीं बोलेंगे, ये श्योर है। ठीक है जी, चलो गुड। अब मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं बिलोंग्स टू की, फिर आप कर लेना आगे इसको। तो ये लीजिए सर, एन एलिमेंट स्मॉल ए, बोला था ना एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, जो कि सेट ए का पार्ट है, तो उसे हम शो करेंगे लाइक दिस, कि लो भाई ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया इस सेट को, क्योंकि वो इस सेट में पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन। जैसे हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा ये सब होते हैं ना, वैसे ग्रीक का एक लेटर है एप्सिलॉन, पर इसका इंटरप्रिटेशन हमारे लिए क्या है, बिलोंग्स टू। चलो, लेकिन अगर हमें दिखाना है कि कोई एलिमेंट बी जो कि सेट ए में नहीं पाया जा रहा है, तो उसके लिए हम ऐसा साइन लगाएंगे सर, बिलोंग्स वाले साइन में क्रॉस कर देंगे, दैट सिंपल। और आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो एग्जांपल से आपने समझ लिया है कि ऑलवेज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट, दिस कैन नॉट बी अ सेट, दिस विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट। बिलोंग्स के साइन के पहले हमेशा एक एलिमेंट रहेगा। क्या इस पेज में लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन और जो एग्जांपल्स हमने दिए दोनों को कनेक्ट करते हुए क्या आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई? दिमाग की बत्ती जलाइए भाई सारे लोग फटाफट। फ्रीक्वेंटली स्टडी मोटिवेशन, बेटा आप बहुत ज्यादा सोचते हो, पढ़ाई में ध्यान कम देते हो और आप आगे की बहुत ज्यादा सोचते हो। पहले पढ़ाई में ध्यान दो, पहले टॉपिक को खत्म करो, है ना, फिर आगे की सोचो। रिवीजन हम सभी करवाएंगे। चलो सर, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास सबसेट। सो द अनदर टॉपिक नेम इज सबसेट। अब यही एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। ये जो एग्जांपल आपने लिया है ना, ये सबसेट का एग्जांपल है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी बिलोंग करते हैं? हां करते हैं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों एग्जांपल्स में, ये दोनों सेट्स में कौन सा सेट आपको जूनियर नजर आता है और कौन सीनियर नजर आता है? आपको इसमें से बताना है हु इज जूनियर। ए और बी में आपको कौन जूनियर नजर आता है? जल्दी बताओ। जूनियर, जूनियर, जूनियर मतलब छोटा सेट। सर जूनियर कौन है इसमें से? कौन जूनियर नजर आ रहा है? सर ऑब्वियसली दिस वन इज जूनियर। और सेट बी क्योंकि बड़ा सेट है, इसको मैं बोल देता हूं सीनियर। तो एक छोटा सेट जिसके सारे एलिमेंट एक बड़े सेट में पाए जाते हैं, तो ये जो छोटा वाला सेट है ना, वो कहलाएगा सबसेट ऑफ बड़ा वाला सेट। मतलब मैं लिख सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने सर ये जूनियर सीनियर क्यों लिखा है, मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जूनियर सीनियर क्यों लिखा है मैं लॉजिक बताता हूं आपको। देखो, जूनियर को एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक भाषा में सबऑर्डिनेट कहा जाता है। सबऑर्डिनेट, जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं बोलते ये हमारा जूनियर है, हमारा सबऑर्डिनेट है, हमसे नीचे जो काम करता है दैट इज सबऑर्डिनेट। और एक वर्ड सीनियर के लिए भी यूज होता है, सुपीरियर है वो हमारा सर, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। अब देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, तो ए आपका हो गया जूनियर और बी आपका हो गया सीनियर। तो इस चीज को आप लिख सकते हो कि ए उसका एक टुकड़ा है, एक अंग है, एक जूनियर पार्ट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसी चीज को आप उल्टा भी लिख सकते हो
कि भैया ए इसका सबऑर्डिनेट है बी का, तो बी इज अ सुपीरियर, तो उसको लिखा जाता है बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। इन टर्म्स को थोड़ा सा पहचानो। मतलब कई बच्चे ना इसको रटने की कोशिश करते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको दो सेट दिख रहे हैं और कोई एक छोटा सेट दिख रहा है जिसके सारे एलिमेंट बड़े सेट में प्रेजेंट है, तो छोटे वाले को सबऑर्डिनेट बोल दो, मतलब सबसेट बोल दो, और बड़े वाले को सुपीरियर बोल दो, मतलब सुपर सेट बोल दो। तो इस केस में बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसके सिंबल देख लेते हैं, चलो भाई, लेट अस सी द सिंबल ऑफ दिस। अब मैं आपको इसके सिंबल्स दिखाता हूं। तो सर इसका सिंबल होगा हमारे पास लाइक दिस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सर ये तो सी है, हाँ भाई वो सी के जैसा ही दिखता है, इट लुक्स लाइक सी, थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड है। ऐसा मानो तुम यू को 90 डिग्री रोटेट करना है, ये यू है, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है तो बन जाएगा सबसेट का साइन क्लॉकवाइज। और वही अगर मैं सुपर सेट दिखाऊं, इट इज लाइक दिस। अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपने बचपन में कभी ये वाला साइन पढ़ा, लेस देन मोर देन, ए इज लेस देन बी, बी इज मोर देन ए, ये दोनों सेम चीज होती है। देखो जिसके तरफ ऐसा ओपन माउथ है वो बड़ा, जिसके तरफ ओपन माउथ है वो बड़ा, जिसके तरफ क्लोज्ड है वो छोटा। यहां पर भी तो वही हो रहा है, जिसके तरफ ओपन है वो सुपीरियर, जिसके तरफ क्लोज्ड है वो जूनियर, सबऑर्डिनेट। ऐसे करके याद रख सकते हो, सिंपल तरीका है सर। ठीक है जी, चलो गुड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसेट का सिंबल, सबसेट का यूज, लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूं आपके सामने और जल्दी से बताएंगे मुझे। if let's say there is a set A which is 3 1 6 4, there is a set B which is 3 1 5, there is a set C which is 1 and 4। यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक लाइन लिखिए जो सबसेट को डिफाइन कर रही है। कौन किसका सबसेट है इन तीनों में से? हु इज द सबसेट ऑफ हुम? चलो लिखो। नहीं दीन बंधु, वो हमारा अगला टॉपिक है, यूनियन इंटरसेक्शन, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहां पर कृष्णा बोल रहे हैं सर दैट सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा कृष्णा का कहना है। बाकी लोगों का क्या कहना है भाई, देखो एक बार क्या कहना है आप लोगों का दोस्तों। सर ध्यान से देखिए, सर बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं क्या? नो, 3 प्रेजेंट था, 1 प्रेजेंट था, 5 प्रेजेंट नहीं था। लेकिन सी का 2 एलिमेंट 1 और 4 दोनों इसमें प्रेजेंट है। हाँ, तो मैं लिख दूंगा सी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, थोड़ा सा इजी रखने के लिए इसका नाम मैं सी बदल के क्यू कर रहा हूं। सर क्यों? वो एक जैसा दिखने लगता है ना भाई, एक जैसा दिखने लगता है सबसेट और सी, क्यू रख देता हूं इसका नाम क्यू। अब इसको डिनोट कैसे करूंगा? इसको डिनोट करूंगा लाइक दिस, क्यू इज अ सबसेट ऑफ, क्यू इज अ सबसेट ऑफ ए। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो गुड। सिर्फ नाम चेंज किया मैंने, सी को क्यू बना दिया था। फिर क्या यहां भी सी हो जाता, ये भी सी हो जाता, तो एक जैसा दिखता फिर वो। चलो एक और एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यू मोर क्लियरली। लेट्स से देयर इज अ सेट ए व्हिच इज 2 1 4 3, there is a set B which is 1 3 4 2, there is a set Q which is 2 4 3। अब ध्यान से देखिएगा ना, हम लोग अच्छे से समझना है। सर Q के तीनों एलिमेंट्स क्या A में प्रेजेंट है? हाँ, तो Q इज अ सबसेट ऑफ A, पहली रिलेशनशिप। दूसरा, क्या Q के तीनों एलिमेंट 2 4 और 3 B में प्रेजेंट हैं? यस, तो Q इज अ सबसेट ऑफ B। क्या Q, ये तो हो गया, चलो क्या B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है? सोचो, क्या B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है? सर
1 3 4 2 1 3, अरे हाँ यार, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है? अरे हाँ यार, A इज अ सबसेट ऑफ B। ये क्या लोचा हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। अगर B इज अ सबसेट ऑफ A था तो फिर सुपरसेट कौन बनेगा? ये आता है सर एक नया पैटर्न। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, देखो यहां पर Q और A, Q और B के बीच में जो सबसेट सुपरसेट बना हुआ है ना, इसमें मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि Q इज जूनियर एंड A सीनियर, क्योंकि Q में कम एलिमेंट है और A में ज्यादा है। उसी तरह Q और B में भी मैं बोल सकता हूं कि Q इज जूनियर एंड B सीनियर। लेकिन आप मुझे बताइए, B और A में क्या आप किसी को सीनियर या जूनियर बोल सकते हो? सर एक्चुअली मैं बताऊं, द सीक्रेट इज दैट कि B और A तो सेम ही है, वो तो सिर्फ मैंने सीक्वेंस बदल दिया है। कभी भी सेट के एलिमेंट के सीक्वेंस बदलने से सेट नहीं बदल जाता, एलिमेंट तो वही है। तो एक्चुअली में तो सर इसमें कोई भी सीनियर जूनियर है ही नहीं सर, मतलब इसमें कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं। तो जब हमारे पास इस तरीके का सबसेट बने जिसमें प्रॉपर जूनियर सीनियर समझ में आ रहा है, तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। लेकिन कभी कभी हमारा सबसेट बनता है बिना काम का, जिसमें कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं है, तो सबसेट के नाम पे धब्बा है ये। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों इक्वल हैं। यहां पर A एंड B आर एक्चुअली इक्वल। ये कहलाएगा सर हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ये मास्टर एग्जांपल है आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर समझाने के लिए। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ट्राई करना, कोशिश करना समझने की। देखो यार, अगर आप ध्यान से सबसेट की डेफिनेशन देखोगे ना, तो सबसेट की डेफिनेशन तो ये बोलती है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, तो ये वाला जो सेट है वो दूसरे का सबसेट हो गया। तो उस हिसाब से आप A और B को और B और A को भी आपस में एक दूसरे का सबसेट बोल सकते हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो जब भी दो सेट इक्वल हो और उनके बीच का सबसेट रिलेशनशिप बनाया जाए, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, ये इम्प्रॉपर कहलाता है। लेकिन जब एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए हमने सेट पढ़ा था कि एक छोटा और एक बड़ा, ये वाला कहलाता है प्रॉपर सबसेट। समझने की कोशिश कीजिए भाई। दीनबंधु भाई क्लियर है? और बाकी लोग एक बार बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट इफ देयर इज एनी। यस रूपल, गुड आफ्टरनून। चलो, प्रथमेश ने दिमाग की बत्ती जला दी। कृष्णा समझ में आ गया है। पुलकित वेरी गुड। गौचा गौचा। अब एक काम करते हैं ना, डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान से पढ़ना भाई, यही करा है हम लोगों ने। सर सेट ए के एवरी एलिमेंट is also an element of set B, then we can say that A is a subset of B. However, we can also say that in the reverse mode, that if all the elements of A are present in B, तो B is a senior, A is a junior, तो B is a superset। तो दोनों सेम ही चीज है, बस डिनोट करने का तरीका अलग अलग है। और क्या, B को पहले लिख दिया तो ये इस तरफ हो जाएगा, B को बाद में लिखा तो इस तरफ हो गया, है ना, मैग्नेट जैसा बना हुआ है। अब कैसे याद रखोगे सुपर और सबऑर्डिनेट को, सबसेट को और सुपरसेट को कैसे याद रखेंगे? सर जूनियर मतलब सबऑर्डिनेट, सीनियर मतलब सुपीरियर। नेक्स्ट, सबसेट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल, यही तो एग्जांपल था हमारा। Q is a subset of B या Q is a subset of A and they are not equal, they are not equal. In this case, this kind of subset is a proper subset. However, when A is a subset of B and also B is a subset of A, both are improper subset of each other. This is possible only when they are equal. तो जब इक्वालिटी वाली रिलेशनशिप आ जाती है, तब जो सबसेट बन के निकलता है दैट इज इम्प्रॉपर। इसलिए आप ध्यान से देखो, जब ये वाला सबसेट बनेगा ना, तो आप डिनोट करोगे लाइक दिस। लेकिन जब ये वाला सबसेट बनेगा तो आप साथ में इक्वल का साइन भी लगा दोगे नीचे। इस पेज को देख के आराम से समझ जाओगे भाई कि आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से देख लीजिए एक बार सारे बच्चे क्विकली, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear everyone? Tell me guys quickly. Yeah man, super.
चलो अब सर हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है, ये काफी बार पूछा जाता है पेपर में, बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका, ये नंबर ऑफ सबसेट्स वाला। नंबर ऑफ सबसेट टॉपिक जो है काफी फेवरेट टॉपिक है इनका, पता नहीं इसमें ऐसा क्या खास दिखता है। चलो बताता हूं एग्जांपल से आपको। मान लीजिए देयर इज अ सेट ए विच इज 1, 5 एंड 7, और आपने मैं यहां पर पूछूं, आप बताइए कि इसके क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। पॉसिबल सबसेट्स, इसके कौन कौन से पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो सर एक सबसेट हो सकता है इसका 1 ओनली, ये एक सेट है 1 जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो अगर ये कोई सेट है तो ये इस सेट का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। हाँ, वैसे ही एक हो सकता है 5, वैसे ही एक हो सकता है 7, एक हो सकता है सर 1,5, एक ऐसा सेट जिसमें 1 और 5 हो, वो भी इस वाले सेट का सबसेट होगा। एक सेट आ सकता है 1,7, एक सेट आ सकता है 5,7, एक सेट आ सकता है सर आपका 157 खुद, 157 खुद, और एक होता है नल सेट बेटा, नल सेट। हालांकि नल सेट हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन अभी मैंने नल सेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, थोड़ी इसकी डिटेल आगे चलकर बताऊंगा। तो अगर हम इन सबको काउंट करने जाएं तो कितने सबसेट्स बनकर निकल रहे हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 बनकर निकल रहे हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं सर। अगर आपको डायरेक्टली ये चीज निकालनी थी तो आप क्या कर सकते थे, आप इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते थे। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n विच इज 2 का पावर 3। अच्छा, ये मैंने मैनुअली आपको 8 बताया, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। यहां पर भी वही हो रहा है, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल सबसेट्स बन के निकल रहे हैं 8। ये नल सेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो गुड, तो ये लीजिए सर, इस फॉर्मूले में आ जाता हूं मैं आपके सामने। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज 2 की पावर n, वेयर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ऊपर पूछा था नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, अब पूछा प्रॉपर सबसेट। तो मैं आपको बोलूं कि जितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स आए हैं ना, इसमें से एक ही सबसेट ऐसा है जो सेट के बिल्कुल बराबर है, ये, इसी को आप इम्प्रॉपर बोलते हो। तो अगर मेरे टोटल सबसेट्स 8 हैं, उसमें से एक इम्प्रॉपर है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर कितने हो गए? 8 - 1 7। तो इम्प्रॉपर सबसेट तो हमेशा एक ही होता है, तो यहां पर भी 2 की पावर n - 1 कर दोगे आप। क्लियर है बॉस? 2 की पावर n, 2 की पावर n - 1, चिल, नो वरीज, ठीक है जी। चलो तो रिपीट करता हूं क्या बताया मैंने। अगर आपसे सिंपली ये पूछ ले कि एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, 2n, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कितने प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं, तो एक हटा देना, उसमें से एक इम्प्रॉपर होता है ना, उसको हटा देना बस। बढ़िया सर। चलो ये रहा आपके सामने एग्जांपल, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? टेल मी गाइस क्विकली। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 2 3 5। ओ सर, इस वाले एग्जांपल के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? 3। तो पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 3। आंसर इज 8। आपको सिर्फ काउंट करना है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बताओ, और ये पेपर में आता है, पता नहीं इतना फेवरेट क्यों है भाई ये, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि इतना फेवरेट क्यों है, ये पेपर में आता है। चलो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो बताइए कितने पॉसिबल। अरे फॉर्मूला पूछ लिया सीधे तुमसे यार, सीधे क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ लिया, 2 की पावर n।
खत्म। सीधे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पूछ लिया, बता दिया n एलिमेंट्स, तो आंसर 2 की पावर n। ये भी ठीक है सर, चलेगा। नेक्स्ट, अब मजा आएगा सर, अब मजा आएगा बिड़ो, अब मजा आएगा। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, एकदम ध्यान से। इफ R is the set of positive rational number and E is the set of real numbers, then tell me which of the relationship will follow। मुझे पता है यहां पर पुराने पाप, बचपन के पाप आपके धुले हुए नहीं हैं। मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज करवाई थी, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसके बाद मुझसे जुड़े होंगे, उन्होंने बेसिक्स की सीरीज नहीं करी होगी, मेरे बार बार बोलने पर भी नहीं करी होगी। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप मैं धुलवाऊंगा यहां पर। अरे बचपन का पाप तेरा यही धुल जाना है, बचपन का पाप तेरा यही धुल जाना है। ध्यान से सुनना सर, नंबर्स दो तरीके के होते हैं। एक नंबर होता है रियल नंबर, एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो वास्तव में नंबर होता है, और इमेजिनरी तो होता ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का होता है। रियल में दो पार्ट बनते हैं सर, रैशनल, इर्रेशनल। उसके बाद रैशनल नंबर के अंदर भी तुम्हारे पास दो पार्ट बनते हैं। एक ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर फॉर्मेट में होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। एक ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो नॉन इंटीजर वाले होते हैं। जो इंटीजर वाले नंबर्स होते हैं सर, उसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरी कैटेगरी होती है जीरो, और तीसरी कैटेगरी होती है नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को प्यार से कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और जीरो और पॉजिटिव को मिला के भी एक नंबर बनता है, उसे कहते हैं होल नंबर। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को एक एक करके ना सारे बच्चे। यहां जो भी मैंने आपको बात बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। सर जो भी आपके काउंटिंग नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब जो पॉइंट में नहीं होता, जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है, नेचुरल। उसमें आपने जीरो को और जोड़ दिया, होल नंबर। नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सबका अगर कलेक्शन कर दिया, वो कहला गया इंटीजर। इंटीजर और साथ में नॉन इंटीजर भी कर दिया तो रैशनल, और रैशनल के साथ साथ इर्रेशनल नंबर्स भी ले लिए तो रियल। अब बहुत सिंपल सा फ्लो चलता है सर। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि ये जूनियर है ये सीनियर है। आप इनको सीनियर जूनियर मानो, बस आपको सबसेट की रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर सेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटीजर सेट। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। इनको ना सर हम एक पॉपुलर सिंबल देते हैं। होल नंबर को W से दिखाया जाता है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दिखाया जाता है जनरली, कुछ और ना दिया हो अगर क्वेश्चन में। इसको Z से दिखाया जाता है, इसको R से Q से दिखाया जाता है, Q, इसको Q से दिखाया जाता है। इसको तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कभी T से कहीं कुछ रहता है, इसको R से दिखाया जाता है। ये पॉपुलर इनके सिंबल्स हैं। चलो भाई, ये वैसे तो आपको बनना चाहिए यार, बचपन की चीजें, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दी है, अज्यूमिंग कि चलो अगर आपको नहीं भी बनता है तो अब बन जाएगा। अब बताइए सर इस क्वेश्चन को, R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अरे रियल नंबर तो दादाजी हैं यार, सबसे सीनियर तो रियल नंबर हैं। तो R जो कि रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, वो तो ऑब्वियसली उनका सबसेट ही होगा। तो R इज अ सबसेट ऑफ E। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि रियल नंबर R होता है। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ये मानना है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने सेपरेटली डिफाइन कर दिया है कि इन दिस क्वेश्चन हमने रियल नंबर को E बोला है, तो क्वेश्चन जिंदाबाद, क्वेश्चन जिंदाबाद। उसने रैशनल नंबर को R बोला है, क्वेश्चन जिंदाबाद। R इज अ सबसेट ऑफ E, ऑप्शन बी। आई क्या बात समझ में भाई? अरे ओ जल्दी बताओ रे, क्वेश्चन 15 समझ में आया कि नहीं? टेल मी, अरे क्विकली टेल मी। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
बनना चाहिए आप लोगों से, ये वाला बनना चाहिए। करो ट्राई। तो क्वेश्चन 16 में बोल रहा है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई एक बात बताऊं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल, ये है पॉजिटिव इंटीजर z प्लस। और नेचुरल नंबर भी यही होता है भाई, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या होगा, देखो अगर इक्वल ना दिया होता, अगर इक्वल ना दिया होता तो मैं इंप्रॉपर सबसेट लगा के आता, लेकिन क्योंकि इक्वल का साइन दिया हो तो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा इक्वल लगाना, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बोथ आर एग्जैक्टली द सेम सेट, दे आर एग्जैक्टली द सेम सेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड सी। देखो सी भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप ऐसा क्वेश्चन बनाते हो तो आपको ये ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए, आपको ये ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना, जिसमें आप बता भी रहे हो कि इक्वल भी और सबसेट भी है, इंप्रॉपर सबसेट। लेकिन अब ये थोड़ी सी अजीब बात है कि यार मॉड्यूल में इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ऑप्शन भी रख दिया है और ए को सही बता रहा है, सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सी को तो गलत कर दिया इनने। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है उस वजह से। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, आप इक्वल लगा के आना, अगर इक्वल नहीं आता ऑप्शन में तो फिर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन सी लगा के आना, अगर इक्वल ऑप्शन में नहीं रहता तो। बस कंफ्यूज मत हो, ज्यादा टेंशन भी मत लो, कंफ्यूज मत हो, टेंशन भी मत लो। मैं बोल रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन आ रहा हो तो इक्वल लगा देना, अगर इक्वल वाला ऑप्शन ना हो तो फिर ये बेस्ट कहलाएगा सी। आइडियली अगर मैं इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट करता तो मैं इक्वल वाला ऑप्शन ही नहीं रखता ना, क्योंकि मैं तो सबसेट का टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूछ रहा हूं। चलो ये बताइए 17th। ओ सर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अरे कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है यार, बेसिक ज्योमेट्री है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले कोशिश करो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे करना है इसको। If I is the set of isosceles triangle, E is the set of equilateral triangle, then tell me what is this। बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, शानदार क्वेश्चन एकदम। चलो तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, देख लेते हैं सर, ध्यान से देख लेते हैं। ए तो बिल्कुल गलत है। अब यहां पर ना कुछ नया नॉलेज मिलेगा तुमको। मैं बढ़िया से एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, तीन ट्राइंगल बनाता हूं। ये है एक ट्राइंगल, इसकी साइड्स हैं 4 4 एंड 4। एक और ट्राइंगल बन रहा है सर यहां पर आपके लिए, 4 4 एंड 6। और एक और ट्राइंगल बना देता हूं मैं, जो कि आप मान लीजिए 3 4 एंड 5। इन तीनों ट्राइंगल को नाम दे देता हूं मैं, दिस इज ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, दिस इज ट्राइंगल सी। ठीक है, अब आई का मतलब है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सेट आई के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे पहले तो ये बताइए मुझे। आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस, तो इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी में से, ए बी और सी में से कौन कौन से ट्राइंगल ऐसे हैं जो आइसोसेलेस कहलाएंगे। आइसोसेलेस, टेल मी गाइस, इन तीनों में से कौन से ट्राइंगल्स आइसोसेलेस कहलाएंगे, पहले तो ये बताइए। बहुत बढ़िया सर, यहीं से कंफ्यूजन चालू होता है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राइंगल हैविंग
ध्यान से सुनिएगा, हैविंग एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल। अरे सर, हम तो सोचते थे कि जिनकी सिर्फ दो साइड इक्वल होती है उनको आइसोसेलेस बोलते हैं। जी नहीं, आइसोसेलेस की रियल मीनिंग है ऐसा ट्राइंगल जिसकी कम से कम दो साइड्स आर इक्वल, एटलीस्ट टू साइड शुड बी इक्वल। क्या समझे? एटलीस्ट टू साइड शुड बी इक्वल, कम से कम दो साइड इक्वल होनी। अब मुझे बता दो, अब सारे के सारे बच्चे बता दो कि यहां कौन से ट्राइंगल्स आएंगे। सर यहां पर आएंगे आपके दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए भी ऐसा है क्योंकि इसमें कम से कम दो साइड्स तो इक्वल हैं। सर लेकिन इसकी तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, कम से कम दो, तीन का मतलब भी तो कम से कम दो होता है, समझो यार। चलो, और बी भी आएगा क्योंकि बी में भी आपकी दो साइड्स इक्वल हैं। अच्छा, अब अगला सेट बनाता हूं मैं इक्विलेटरल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो। तो सर यहां पर आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल, विच इज ट्राइंगल ए। अब मुझे बताइए आप कौन सा आंसर सही होगा। सर कौन सा सेट सीनियर और बड़ा है, कौन सा सेट जूनियर या छोटा है? इक्विलेटरल इज ए स्मॉल सेट क्योंकि इक्विलेटरल की कंडीशन ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आइसोसेलेस की कंडीशन ऐसी है कि वो इक्विलेटरल को भी अपने आप में इंक्लूड कर लेता है। तो इक्विलेटरल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा आप टाइम लीजिए समझने का और दिमाग की बत्ती जलाइए, अगर आपको आया हो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है ये, और नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा। दीनबंधु, ई इज अ सबसेट ना, सुपरसेट कहां से हुआ? सुपरसेट तो तुम्हारा आई हुआ, आइसोसेलेस बड़ा ये है, ये छोटा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो दिस इज द सबसेट ऑफ आई। तो सर एक ही बात बहुत अच्छे से आपको समझनी थी, एंड दैट थिंग इज इक्विलेटरल की डेफिनेशन। अगर किसी बच्चे को इक्विलेटरल की डेफिनेशन अच्छे से पता थी कि इक्विलेटरल मतलब होता है कम से कम दो साइड्स इक्वल, एटलीस्ट टू साइड्स, अगर ये किसी को पता था तो फिर उसका गड़बड़ नहीं होगा आंसर। तो सर ये तीसरा ट्राइंगल तो ना तो इक्विलेटरल ही ना तो आइसोसेलेस है। पहला ट्राइंगल दोनों है, पहला ट्राइंगल इक्विलेटरल भी और आइसोसेलेस में भी काउंट हो रहा है, और दूसरा सिर्फ आइसोसेलेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड रूपल, नो इश्यूज जी। हाँ हाँ दीनबंधु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीनबंधु, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ गया, टाइपिंग गलत हो गई होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, खुद से कोशिश करो आप पहले, फिर मैं बताता हूं इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ट्राई कीजिए आप खुद से। If R is the set of isosceles right angled triangle and I is the set of isosceles triangle, then कौन किसका सबसेट होगा? देखो ये ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, आइसोसेलस भी होना चाहिए और राइट एंगल्ड भी होना चाहिए, और यह सिर्फ आइसोसेलस होना चाहिए। लेट मी अगेन टेक द एग्जांपल। जैसे ये मैंने लिया पहला सेट, मान लो ये है 4, ये है 4 और ये है 6। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये है मान लो 5, ये है 5 और ये है मान लो 6। अब देखा जाए तो सर दोनों ही आइसोसेलस हैं, ए और बी दोनों ही ट्राइंगल है तो आइसोसेलस, क्योंकि दोनों की दो दो साइड्स इक्वल हैं। तो अगर मैं बोल दूं आर इज द सेट ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सेट आएगा, एक ही, मतलब हाँ एक ही आएगा, दैट इज ए वाला, क्योंकि ये राइट एंगल्ड भी है और आइसोसेलस भी है। हाउएवर जो मेरा दूसरा सेट है विच इज आई, जो कि आइसोसेलस को काउंट करता है, उसमें तो दोनों आ जाएंगे क्योंकि आइसोसेलस तो दोनों ही हैं। तो बताइए कौन किसका सबसेट होगा? आर इज द सबसेट ऑफ आई, खत्म बात, ऑप्शन सी। चलिए देख लीजिए इसको भी, ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चे। दिमाग की बत्ती, अरे भाई आर्या है कि नहीं आर्या है? अरे आर्या है कि नहीं आर्या है, जल्दी बताइए सर जी।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ उसको लेना है जो आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल्ड भी हो 90 डिग्री वाला, लेकिन आइसोसेलेस के अंदर तो दोनों ले लोगे, तो ये बड़ा सेट हो गया, तो इट इज द सुपर सेट एंड आर इज द सबसेट। सिंपल है, क्लियर है सर। चलो जल की बत्ती। अब आते हैं सर इक्वल सेट्स में, हालांकि हम इसको पहले से यूज कर चुके हैं इस टॉपिक को, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इक्वल सेट्स का मतलब क्या सर? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे एग्जैक्टली हैव सेम एलिमेंट्स। आप दो सेट्स को इक्वल सेट्स तब बोलते हो जब उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हैज नो रेलेवेंस। मतलब ये मत समझना कि दोनों का सीक्वेंस भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। अब ये दो एग्जांपल्स को देखिए आप, यहां है 1 2 4 6 8, यहां है 2 4 8 1 6। सर भले दोनों का ऑर्डर चेंज है, फिर भी दे बोथ आर एग्जैक्टली द सेम सेट। क्या ये बात समझ में आ गई कि कब हम किसी दो सेट्स को इक्वल सेट बोल सकते हैं? जब उनके एग्जैक्टली सारे के सारे एलिमेंट सेम हो और कोई भी ऑर्डर में लिखे हो, मैटर नहीं करता, इक्वल तो इक्वल है, बात खत्म, सिंपल। चलो गुड, नेक्स्ट। अब मैंने जो बोला था नल सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है बहुत अच्छे से समझना है हमको, ठीक है? देखिए सर, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स, ऐसा भी सेट पॉसिबल है क्या सर? जरूरत पड़ेगी, हम जैसे कल पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा सर ये वाली पॉइंट, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ना आपको, यूनियन और इंटरसेक्शन, कल समझ में आएगा तब आपको ये वाला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है? चलो, तो जनरली सर एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये लो भाई, हमने ब्रेसेस बना दिया और अंदर कुछ भी नहीं रखा। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें जीरो एलिमेंट है, मतलब जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो कई लोगों को लगता है कि ये नल सेट है, ना 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 ना, दिस इज नॉट अ नल सेट। ये वाले सेट में तो आपके पास एक एलिमेंट है ना, जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट। नल सेट का मतलब तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली खोखला खोखला हवा, हवा है ये, हवा। अच्छा नाउ सुनना, इसको सर ये ऐसे भी दिखाया जाता है, तो अगेन ए ग्रीक लेटर आ गया मेरे पास, अगेन अ ग्रीक लेटर जिसे कहा जाता है फाई, फाई कहा जाता है, फाई या फी, फाई भी कहा जाता है, फी भी कहा जाता है, फाई या फी कुछ भी बोल सकते हो आप उसे। ये ऐसा दिखता है सर, ये किया और ये क्रॉस कर दिया, तो नल सेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। अब एग्जैक्टली नल सेट का यूज कहां आने वाला है, थोड़ा सा रुक जाओ, यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, साथ में इसकी प्रॉपर्टी बोली जाती है, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। इसीलिए आप देखना, जब हम वो वाला एग्जांपल लिए थे सबसेट वाला कि कौन कौन से पॉसिबल सबसेट हैं, तो फाई को भी सबसेट मान के चले थे, क्योंकि हवा तो सभी जगह प्रेजेंट होती है, तो हवा इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट, वैसा है, ठीक है? चलो, इट हैज नो प्रॉपर, इसके थोड़ी सबसेट होंगे, कोई खाली चीज का क्या टुकड़ा होगा? दीन बंधु का भाई डाउट आ रहा है, सर इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल आई हैव अज्यूम दैट इक्विलैटरल हैज 3 सेम साइड, दैट इज 2 सेम, देन आई हैव गिवन द आंसर। नहीं तो दीन बंधु, वही तो मैंने बाद में बताया आपको कि हम आइसोलेस ट्राइंगल को हम लोग ये समझते हैं कि दो, जबकि ऐसा नहीं, एटलीस्ट दो। एटलीस्ट दो का मतलब दो भी काउंट करना है और तीन भी काउंट करना है। तो जो ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है ना, वो आइसोसेलेस भी होता है, और ये चीज मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में भी बताई थी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन चेक करके बताओ। चलो क्वेश्चन 3 का आंसर सही बताओ, कौन सा आंसर सही है? नल सेट को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअल में? हाउ कैन वी प्रेजेंट नल सेट? सर या तो आप फाई ले सकते हो या तो आप खाली ब्रेसेस ले सकते हो। क्या हम दोनों को ले सकते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन, मतलब ये गलत हो गया। क्या हम जीरो ले सकते हैं? गलत, नो। हाँ, ये जरूर ले सकते हो। अच्छा, मतलब जब हम फाई लिखेंगे तो हमको ब्रेसेस नहीं लगाना? नहीं लगाना। या तो ब्रेसेस लगा रहे हो तो एम्प्टी ब्रेसेस होना चाहिए, एम्प्टी ब्रेसेस, या अगर आप फाई लगा रहे हो तो नो ब्रेसेस। अगर फाई यूज करो, मतलब दोनों में से ऑप्शन है आपके पास, या तो ऐसे दिखाओ या तो ऐसे दिखाओ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलो गुड।
इंटरसेक्शन कहाँ से आ गया, ये तो हमको कल पढ़ना है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है और हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है भाई, अब हमको एंड करना रहेगा सेशन का। तो ऑपरेशंस, एग्जैक्टली जो ऑपरेशंस होते हैं मेन वो कल से चालू होंगे आपके, जिसमें यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, ये सारी चीजें विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही मुझे आपको बताना था। तो आई होप गाइज आप लोगों को सेशन यूजफुल लगा होगा, आपको मजा आया होगा। तो सेशन का फीडबैक आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक भी करना भाई, आपका एक एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है और आपका फीडबैक विल बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स का यूज करके अपना जो है जेन्युइन फीडबैक दीजिए। मंजिल 2.0 बैच आपकी आने वाली है फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई। इस बैच में ज्वाइन करने के बाद आपके पास होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसका रीजन ये है कि दोनों में ही, यूट्यूब में और पेड बैच में, कंटेंट हम अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ जो है भाई डेडिकेशन थोड़ा हाई हो जाता है। यू हैव पेड, तो वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल हियर। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाना, मैक्सिमम सब कुछ लाइव करवाना। जैसे यूट्यूब पे तो हम आपको बोल देंगे कि भाई कुछ कुछ चैप्टर्स आपको पुराने से करने पड़ेंगे, है ना, हालांकि कोर्स चेंज नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग सब कुछ लाइव करवाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो टाइम टेबल फिक्स होता है वो थोड़ा बड़े बड़े मतलब ड्यूरेशंस के टाइम टेबल होते हैं, क्योंकि हमने एक डेडलाइन बनाई है, तो उस डेडलाइन में हमको सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आरटीपी एमटीपी भी करवाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाना है। मैथ्स एलआर स्टैट्स में तो मैं हर चैप्टर के बाद एक प्लस की क्विज लेता हूं, जो कि नेगेटिव मार्किंग बेस्ड क्विज होती है, और 0.25 मार्क्स कटते भी हैं नेगेटिव मार्किंग के, और बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है भाई यहाँ पर आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दिसंबर का आप रिजल्ट देखकर जान ही सकते हो भाई कि इससे बढ़िया रिजल्ट इंडिया में कहीं और आपको नहीं मिला होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ सभी लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को बहुत पहले से जानते हैं, कुछ लोगों ने 11th-12th में यूज़ किया है, कुछ लोग बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं इसलिए उनको पूरी प्रोसेस पता है। बट जिनको प्रोसेस नहीं पता उनको मैं बोलूँगा कि ये जो मैं बताने वाला हूँ हाउ टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, इसको प्लीज़ आखिरी तक अच्छे से एक बार देख लीजिए, सो दैट जब भी आपका मन हो, जब भी आप डिसाइड करें, इस प्रोसेस के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले लें। unacademy.com पर मैं गया हूँ, ये मैं कंप्यूटर का प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम चीज़ आप मोबाइल पर भी कर सकते हो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके। सबसे पहला स्टेप आपके पास यही आएगा, मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन करो। मोबाइल नंबर डाला, लॉगिन किया, फिर आप देखो यहाँ पर माय गोल्स आएगा। इस गोल्स में ना अगर आपके पास कोई गोल्स एडेड नहीं है तो ऐड गोल करके सीए फाउंडेशन सर्च करना, तो सीए फाउंडेशन का गोल आपको मिल जाएगा। जैसे आप सीए फाउंडेशन के गोल को क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने देखो इस तरीके से यहाँ पर होम पेज सीए फाउंडेशन का आएगा। ये देखो टॉपर्स के नाम है भाई। अब सुनो, जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, फिर आप यहाँ पर व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे तो प्लस, आइकॉनिक और सेंटर, तो सेंटर तो ऑफलाइन के लिए हो गया, हमारी जो बैच है उसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक लेना है, तो प्लस ले लो या आइकॉनिक ले लो। बैच में तो बैच तो आपको दोनों में मिलेगी। आइकॉनिक में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि पर्सनल कोच, ठीक है, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन, वो प्लस के अंदर नहीं है, लेकिन क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर हैं। प्लस में भी क्लासेस पूरे एक्सेसिबल होती हैं। अब देखो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारा 12th हो गया है और तुम दिसंबर में पेपर दे रहे हो तो तुम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, विच इज ऑफ 14,500 रुपीज करेंटली। और अगर तुम्हारा अगले साल, मतलब अगले साल 12th होगा और उसके बाद तुम एग्जाम देने वाले हो, तो यू शुड टेक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, जब आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लोगे ना, प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर रेफरल कोड डालना मत भूलना। तो यहाँ पर आप रेफरल कोड डालोगे, जैसे यहाँ डाला CA प्रणव, जनरली आपको 5% ऑफ मिलता है जनरली, लेकिन जब ऑफर्स आते हैं ना तो यही सेम कोड अप्लाई करके आपको जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट उस समय पर एप्लीकेबल होगा वो बिल्कुल लगेगा यहाँ पर और बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद यहाँ फाइनल प्राइस आएगी और उसके बाद आप क्लिक करके आगे जा सकते हो। अच्छा, अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो आप यहीं से टॉगल कर सकते हो, आइकॉनिक को क्लिक करोगे तो आइकॉनिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, UPI, डेबिट, क्रेडिट, EMI, लोन, पे इन कैश, नेट बैंकिंग, वॉलेट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और यहाँ देखो आपका ये माइनस हुआ है। अगर आपने स्पेशल क्लासेस देखी हैं तो वहां पर कुछ कॉइन्स अर्न होते हैं, वो भी यहाँ पर आप माइनस करवा सकते हो अगर आपने स्पेशल क्लासेस कुछ देखी हैं तो। अब कुछ बच्चों का सवाल आता है, क्या सर हम सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फाउंडेशन में, सब्जेक्ट वाइज? तो द आंसर इज यस, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब उसके लिए आपको ना यहाँ पर जाने की बजाय स्टोर में जाना था। स्टोर, जैसे स्टोर में जाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरा कोर्स दिया हुआ है, कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स बाय CA प्रणव बोड़ा। मैथ्स लिखा है, इसका मतलब सिर्फ मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स एलआर स्टैट्स पूरा है, ठीक है। और यहाँ क्रैश लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फास्ट ट्रैक नहीं है, पूरा ही सिलेबस है। आप देखो ना 84 लाइव क्लासेस है उसके अंदर,
पूरा का पूरा सिलेबस है सिर्फ 2500 रुपीज में, 2499। और इसके अंदर भी अगर आप फर्दर जाओगे तो डिस्काउंट लगेगा और उसके बाद और पैसा कम हो जाएगा ये डिस्काउंट लगने के बाद। तो ज्वाइन बैच करना है आपको, और जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन में जाके कोड लगा के CA प्रणव और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आज की बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। बेल आइकॉन प्रेस कर देना बिकॉज नए नए वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। और रही बात, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।